हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि मेंस की तैयारी आप आरओ की बहुत अच्छे से कर रहे हैं और जिनका नहीं हुआ होगा वो पीसीएस और आरओ की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इन्हीं आयोग के स्तर के सवाल को पिकअप करने के लिए अर्थात इन्हीं के दृष्टिकोण से आयोग के स्तर के सवाल को टैकल करने के दृष्टिकोण से ही ये करंट अफेयर्स चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने अगस्त सितंबर, ठीक है, अगस्त सितंबर आई थिंक अक्टूबर, हाँ अगस्त सितंबर अक्टूबर का करंट अफेयर्स मंथली करके उसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दिया गया है। आज हम लोग जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। आप एक नज़र देख लीजिए कि किस तरीके से बाय हैंड आपको फिल्टर करके अच्छे से कंटेंट को दिया जाएगा। ठीक है, अब ये आप 6 पेज है, आप रिलैक्स मोड में पढ़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है जो आयोग पूछता है। ठीक है, इधर उधर के एक भी सवाल रहते नहीं हैं, जानते हैं आप। इस तरीके से आप ये पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आप टेलीग्राम पर जो है पीडीएफ भेज दी जाती है, जैसे कि इसके पहले वाली भेज दी गई है। आप उसे लेकर के रट लेंगे, पीडीएफ है उसको हाईलाइट करके या जैसे भी रट लीजिएगा। हाँ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स है। कौन पढ़ाता है, अब आप हम जुड़ चुके हैं एक दूसरे से। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य कौन बने हैं। तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के, ठीक है, 2 सदस्य नए बने हैं, जिसमें एक है कोलंबिया, दूसरा है उज्बेकिस्तान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब सवाल आते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टैटिक की बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। हम मान के चलते हैं कि अब हम लोग करंट अफेयर देन करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो 2 देश हैं, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। इनका जो है लोकेशन आप देखते रहेंगे। कुल अब एनडीबी में, न्यू डेवलपमेंट बैंक में कुल कितने अब देश हो गए हैं, सदस्य देश हो गए। तो अब 11 हो गए, इसको मिलाकर के अब कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक, अगला देखिएगा, भारत का पहला नेशनल बायो बैंक। देखो ऐसा कोई भी कंटेंट, ऐसा कोई भी सवाल जो पहला होता है, खास करके कोई बहुत टेक्निकल हो या मतलब इन्वायरमेंटल हो, तो पूछा जाता रहता है। तो नेशनल बायो बैंक ऐसा सवाल एक आपको पूछा गया था कि लखनऊ में जीन बैंक कोई खुला था जब, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बार पेपर में आया था। तो इसी तरीके का सवाल है ये, नेशनल बायो बैंक कहाँ पर खुला है, नई दिल्ली में। ये क्या होता है, एक जेनेटिक डेटाबेस होता है, जहाँ पर लोगों के जेनेटिक डेटाबेस को कलेक्ट किया जाता है। उससे ये एनालिसिस किया जाता है कि किस प्रकार की बीमारी, ठीक है, किस जीन के लोगों में होती है, उसका कैसे रिजोल्यूशन कैसे उससे रिजॉल्व किया जा सकता है, कैसे उस समस्या का निदान किया जा सकता है। इसके दृष्टिकोण से यह भारत का देखेंगे पहला है नेशनल बायो बैंक, ठीक है, जिसमें जेनेटिक डेटाबेस को रखा जाएगा भविष्य में, ठीक है, तमाम बीमारियों को से निपटने के लिए। यूरो जून में शामिल होने की घोषणा हाल ही में किसने किया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बुल्गारिया ने किया है, जो अब यूरो जोन में अर्थात जहां यूरो करेंसी लागू मतलब चलने लगती है, उसमें 21 मतलब 21वां देश बनेगा। कौन, बुल्गारिया। कौन बनेगा, बुल्गारिया। यही सब पढ़ते वक्त आप एटलस मैप भी देखते जाएंगे, ठीक है, या पढ़ने के बाद जब मैप आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा आपको। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है। तो यह पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे कि यह भारत की है। कहाँ की है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। एक तो यूएन की संस्था के द्वारा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा भारतीय है, यह इंपॉर्टेंट है। उसमें भी सोने पर सुहागा, ये क्या है, वर्षा देश पांडे, माने एक वुमेन है। ठीक है, इस तरीके से करंट अफेयर से जब आयोग के स्तर का सवाल आप पढ़ते हैं तो आपको ये समझ होनी चाहिए। और यूनिक क्लासेस आपसे हमेशा इसी उम्मीद को करके भी पढ़ाता है कि एज ए ऑफिसर आप पढ़ते होंगे, अर्थात आप में धैर्य और पेशेंस जैसी चीज़ होगी। आप फाइनल पूरा पढ़ेंगे और उसमें जो सजेशन होगा सजेशन देंगे, जो बिल्कुल गलत आपको लगे उसे क्रिटिसाइज भी करेंगे। ठीक है, हालांकि ऐसी संभावना आपको अभी तक नहीं मिली, तो उम्मीद करता हूँ नहीं मिलेगी क्रिटिसाइज करने की। चलिए देखते हैं, भारत और ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। यह ये 110 बार इम्पॉर्टेंट है, ये लिख लो
क्योंकि अब आयोग ने क्या है, आईआर से सवाल पहले मेंस में आईआर तो है ही है, लेकिन पिछले बार आपने देखा होगा, पिछले बार आयोग ने आईआर से रिलेटेड कम से कम 4 क्वेश्चन पूछा था, वो भी प्री में, पीसीएस प्री में, ठीक है। तो अब आरओ एआरओ सब में, ठीक है, आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है या सेटा साइन किया है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। तो वो कौन सा देश है जिसके साथ? तो हमने ब्रिटेन के साथ किया है। जब से ब्रेग्जिट से बाहर हुआ, माने ब्रिटेन बाहर हुआ है, ठीक है, तब से क्या है, ये नए व्यापारिक विकल्प ढूंढने का प्रयास कर रहा है, जिसमें भारत इसमें उसके साथ आया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। यह कब हुआ, इसकी डेट याद करनी ही पड़ेगी आपको स्टेटमेंट के हिसाब से। 24 जुलाई, दिन 24 जुलाई ही रटना होगा। इसमें 90% कितने, 90% भारतीय निर्यात पर जो है टैक्स खत्म कर दिया गया है, अर्थात ब्रिटेन में 90% जो सामान भारत से जाएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वर्ष 2024 तक दोनों देशों के मध्य अभी तक जो व्यापार था वह 20.5 साढ़े 20 बिलियन डॉलर था, जिसे अगले 5 वर्षों में 2026 से 30 तक में द्विपक्षीय व्यापार को 6 गुना बढ़ा करके 120 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। एक लाइन इसे रट लेना, एक लाइन रट लेना। मेंस में यही फैक्ट आप फिर से लिखोगे, जो मैं इतनी बात लिखा हूँ यही अपने नोट्स में आप फिर से लिखोगे, और निबंध के लिए भी आप लिखेंगे कि भारत का बढ़ता दबदबा या भारत कैसे अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ावा दे रहा है। तो यही आप निबंध में भी लिखेंगे, यही डेटा वहाँ चिपकाए जाते हैं कि हाल ही में भारत ने जैसे अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। इस तरीके के आप जो है फैक्ट वहाँ पर निबंध में चढ़ाते हैं। एक लाइन याद रख लेना, इसमें क्या है, किसके बीच में है, भारत ब्रिटेन के, कब हुआ, ठीक है, और अभी तक कितना है ये भले नहीं याद हो, लेकिन याद रखेंगे अगले 5 वर्षों में 2026-30 में 6 गुना बढ़ाना है, और डेटा पूछे तो 120 बिलियन डॉलर पहुंचाना है। इसमें टोटल 27 अध्याय हैं, मतलब अध्याय इसमें शामिल किए गए हैं, माने क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इसे सेटा भी कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। राज्यसभा में नामित, अब ये सवाल अभी हाल फिलहाल का है जुलाई में, तो आप एक नज़र देख लेंगे, मैच दी फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स हमको बहुत अच्छे से रटना होगा, और एग्ज़ाम से ठीक पहले 3 महीने का उससे भी ज़्यादा अच्छा याद करना होगा, और 6 महीने के पहले 1 साल के बीच में जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, इस तरीके के सवाल बहुत अच्छे से रटने होंगे। राज्यसभा में नॉमिनेटेड सदस्य जो होते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान करने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यपाल। उसी को किस आर्टिकल के तहत करता है, तो ये आर्टिकल एक रट लीजिए, 80(1) के ए में, 81A में है, ठीक है। किसको किसको किया है, तो एक उज्ज्वल, पूरा नाम याद मत कर लीजिएगा, चाहे देवराय निकम याद करिए, चाहे उज्ज्वल याद करिए, चाहे जैसे याद करिए, बस 4 मैच दी फॉलोइंग में या कौन नहीं है, गलत ना हो। एक उज्ज्वल जी हैं, दूसरे सदानंद हैं, दूसरे कौन है, ऐसे याद करिए, चाहे मास्टर याद करिए, चाहे सदानंद याद करिए, की पॉइंट याद करिए, मीन्स तो लिखना नहीं, ऑब्जेक्टिव है। तीसरे क्या हैं, मीनाक्षी हैं, तीसरे मीनाक्षी हैं, और चौथे हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन और आनंद एक ही जैसा है, हर्ष और आनंद, उज्ज्वल और मीनाक्षी, हर्ष, आनंद, उज्ज्वल, मीनाक्षी। तो 4 लोगों को आर्टिकल 80(1) मतलब 81A में जो है नॉमिनेट किया गया है राज्यपाल के द्वारा, ये रटेंगे। वेस्ट मैजिक क्रिएटर, वेस्ट नहीं है, बेस्ट है भाई, ये बेस्ट होगा ना, वेस्ट तो नुकसान। बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार किसको दिया गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह पहली ऐसी भारतीय हैं, ठीक है, पहली ऐसी भारतीय हैं जिन्हें बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का अवार्ड दिया गया है, और वह महिला हैं, आप जानते हैं सुहानी शाह, जो
माइंड रीडिंग का काम करती हैं। वह राजस्थान से प्रथम भारतीय महिला हैं, प्रथम भारतीय महिला हैं। एक सिंगल सवाल आप ये नहीं कह पाएंगे कि इसे सर आपको नहीं लिखना चाहिए था, फर्जी का डेटा है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। वर्ल्ड बैंक द्वारा मोस्ट इक्वल कंट्री, अब यही सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि मोस्ट इक्वल कंट्री से रिलेटेड रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन सी संस्था के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इस तरीके का सवाल दिया रहेगा। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा मोस्ट इक्वल कंट्रीज की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें सबसे इक्वलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, स्लोवाकिया में है, और भारत में ठीक है, भारत चौथे नंबर पर है, 4th नंबर पर है, इसे रट लेंगे। देखो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ना होती तो मैं इतना फोकस होकर ना पढ़ाता आपको। ठीक है, बेहदीन खलम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ पे, मेघालय में मनाया जाता है। आई थिंक जयंतिया जो जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है, जयंतिया कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। अब देखो इस तरीके के सवाल आप देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत के जो कुछ त्यौहार हैं और दक्षिण भारत के जो कुछ त्यौहार हैं, जैसे बोनालू हो गया तेलंगाना का, इस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में फैक्ट के रूप में आते हैं और हर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, आयोग के आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो बेहदीन खलम किसका है, तो मेघालय का है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 जो बाद में दिया गया है, 25 में दिया गया है, यह किसे दिया गया है, तो यह जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको दिया गया है। ठीक है, इसीलिए इसे रटना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में है कि हम मिनिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, जुडिशरी से रिलेटेड याद रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। ओके, आगे देखिएगा, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनाई गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूलिया स्विरिडेंको, यूलिया स्विरिडेंको। ठीक है, तो यूलिया या यूरिया आप याद कर लो, यूलिया यूक्रेन की है, नई PM बनी है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अब जेलेंस्की तो अभी है ही हैं, आप जानते हैं राष्ट्राध्यक्ष हैं वो, लेकिन ये PM है, तो महिला हैं। ठीक है, इसलिए आपको रटना होगा। और यह बहुत ज़्यादा देश चर्चा में, देखो ये हो गया, रूस हो गया, इज़राइल हो गया, ठीक है, ईरान हो गया, जो हाल फिलहाल में जहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई रहती हैं वो वहाँ से ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरीके का आपको मैं एक समझ देना चाहता हूँ इसी माध्यम से कि कैसे आप किताबों को पढ़ते वक्त ध्यान रखेंगे कि यार इसे पिकअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और आप मेरे PDF को पढ़ करके आप देखा करो। ठीक है, कि किताबों में जो इधर उधर की दाएं बाएं की इतनी कहानियाँ लिखी हुई हैं भाई, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस हेडिंग देखा करो, उसे बाइकाट करो। ठीक है, आप देखो कितने राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कितने इंटरनेशनल मुद्दे हैं, कितना सरकार कर रही है, कितना मिनिस्ट्री कर रही है, कितना जुडिशरी कर रही है। ठीक है, कितना पंचायती राज व्यवस्था या कितने हमारे जिस राज्य में हम पेपर दे रहे हैं वो कौन कर रहा है, उसकी मिनिस्ट्री क्या कर रही, इसके बारे में फोकस होकर के किया करिए। ठीक है, फर्जी बातें जो है तितली ढूंढने चले जाते हो कि यहाँ पर ये मिली, वो मेंढक मिल गया। ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाता है, वो सब IAS देने जाना तब। इरेडाई का नया अध्यक्ष कौन बना है, भारत की सबसे बड़ी मतलब सबसे प्रमुख रेगुलेटरी जो बॉडी है, बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करती है, विनियमन करती है, वो है इरेडाई है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अजय सेठ। कौन है, बीमा जो कराता है वो सेठ बनने के लिए ही कराता है, तो अजय सेठ हो जाएंगे। इग्नू जो इलाहाबाद में है, इग्नू की पहली महिला कुलपति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहली महिला कुलपति हैं और उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है। ठीक है, और बड़ी यूनिवर्सिटी भी है, इसलिए याद रहना होगा। महिला कुलपति उमा कांजीलाल हैं, उमा कांजीलाल। RPF की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, तो सोनाली मिश्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। RPF की पहली महिला निदेशक सोनाली मिश्रा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे भावना कांत हैं, ठीक है, इस तरीके की जो एयरफोर्स में ट्रेनी बनी थी तो वो सब पूछा गया था। ठीक है, इसी तरीके के सवाल है। भारतीय नौसेना की पहली महिला ट्रेनी कौन बनी है, ये देखो नौसेना है, नेवल की, इसमें भी होती हैं ट्रेनी। ठीक है, तो भारतीय नौसेना की पहली महिला ट्रेनी कौन है, तो ये है आस्था पुनिया।
इतनी ज़्यादा थी और उसी आस्था पर चलते हुए इन्होंने अपने मतलब एम के प्रति इतना डेडिकेट हुई कि आज वो कहाँ पर हैं, आज आप जहाँ सोच नहीं सकते, नौसेना की पहली महिला ट्रेनी आस्था पुनिया बन गई। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप, ये पहली बार देखो ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप हो रहे हैं, माने अब ई स्पोर्ट भी हो रहे हैं। तो ये सऊदी अरब के रियाद में हुआ था पहली बार। ठीक है, और आपने देखा होगा क्या नाम है, मैगलन कार्लसन है ना, जो शतरंज के, वो भी ई स्पोर्ट में शतरंज विश्व कप जीते थे। आपने काफ़ी चर्चा में देखा होगा उनको। तो इस तरीके से आपको नया है ये सब। और ईद मतलब कहते हैं ना वर्चुअल दुनिया की कहानी है, थोड़ा याद रखेंगे। ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 सऊदी अरब के रियाद में हुआ और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो आप जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, माय फेवरेट प्लेयर। ठीक है, आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे अभी भी आपको याद करना पड़ेगा, जो जनवरी 2025 में आया है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। इसे अगला जब तक नहीं याद आता आएगा रटना ही पड़ेगा। संस्करण की बात करें तो पहला संस्करण है, स्टेटमेंट में भी आ सकता है। और हमने कहा था ना कि नीति आयोग को अगर छींक भी आए, ठीक है, और गांधी जी के बारे में अगर कोई फैक्ट आए तो लंगोट भी कब पहनना शुरू किया उन्हें याद करना पड़ेगा। और नीति आयोग को अगर खांसी भी आए तो भी हमें याद रखना होगा कि कहाँ क्या आउटकम क्या आया। ठीक है, एग्ज़ाम के लिहाज से चाहे वो प्री हो और चाहे वो मेंस हो। ठीक है, अगर आप जब तक आप समझेंगे ये चीज़ समझ जाएंगे। नीति आयोग का ये संस्करण, नीति आयोग जारी करता है क्या, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक दिया रहेगा RBI, टिक करके आएँ गलत हो जाएगा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जो जनवरी 2025 में जारी किया गया है, प्रथम संस्करण था, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसमें 4 उपसूचकों को शामिल किया गया है। इसके आधार पर कुल 18 राज्यों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें 4 श्रेणियाँ बनाई गई हैं, जिसमें अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल बनाए गए हैं। इसमें शुरुआत के चारों रटने होंगे पाँचों। अचीवर्स की श्रेणी में कौन सी है, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। ठीक है, आप इसका ट्रिक चाहे जैसे बना लीजिएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात पूछेगा, अचीवर्स की श्रेणी में कौन सा नहीं है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश को एकदम एग्जैक्ट डेटा सहित आप रट लो कि इसका स्कोर 45.9 था और इसके साथ यह, ठीक है, फिजिकल, ठीक है, स्टेबिलिटी में रिपोर्ट में यह कितना फ्रंट रनर की श्रेणी में था महाराष्ट्र के साथ। ठीक है, और इसका स्कोर यह था। आपको ये अच्छे से याद होगा कि अभी जो आप RO दे के आए हैं, ठीक है, जिसमें आपका हुआ है और कुछ लोगों को जो नहीं हुआ है, याद होगा आपको यही एग्जैक्ट सवाल पूछा था कि यही सवाल था कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना है, उसमें दिया था ऑप्शन में देखेंगे 35.5, ठीक है, बी में ऐसे 37.5, डी में ऐसे 45.9, इस तरीके का सवाल दिया था। मैंने यही सवाल एग्जैक्ट पूछा था। मैंने आपको कहा था कि जब भी नीति आयोग आए तो उसके बारे में अच्छे से डेटा पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जो है इधर उधर ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, ढेर सारा पढ़ते, मैं देखता हूँ घंटों 6 घंटे उसे लगे रहते हैं, क्योंकि आप अभी उतना ये नहीं समझ पाते किसे मुझे पिकअप अच्छे से करना है, किसे छोड़ना है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो अचीवर श्रेणी में 5 रट लीजिए, अभी भी रट लीजिए। फ्रंट रनर श्रेणी में उत्तर प्रदेश है, इसे भी हो सके तो रट लीजिए। ठीक है, बाकी परफार्मर और एस्पिरेशनल छोड़ देंगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा एस्पिरेशनल में देख लीजिएगा। अगर जिस राज्य से होंगे उस राज्य से आप रटेंगे, इतना जरूरी नहीं है, ऊपर के दुआ पर याद कर लो अगर यूपी से हैं। अब हम बात करते हैं, फिर से अगले पेज पर चलते हैं और यहाँ पर क्या लिखा है, विश्व विरासत स्थल में कौन सी साइट शामिल की गई है अभी हाल ही में। ठीक है, तो 12 मराठा किलों को 11 जुलाई जनसंख्या दिवस के दिन पे, ठीक है, विश्व विरासत यूनेस्को अर्थात यूनेस्को की बैठक में 11 जुलाई को 12 मराठा किलों को 44वें विश्व विरासत सूची के रूप में शामिल किया गया है। अब भारत में कुल 44 यूनेस्को साइट हो गई हैं, जिसमें 36 कल्चरल साइट हैं, 7 नेचुरल साइट हैं और एक मिक्स्ड माने कल्चरल और नेचुरल दोनों मिला करके है, जिसमें काजीरंगा यह मिक्स एक साइट है।
आपसे मैं ये पूछता हूँ कि इन 12 किलों में, इन 12 मराठा किलों में क्या एक किला जिंजी का किला, क्या एक किला जिंजी का किला है क्या, जो तमिलनाडु में है अर्थात दक्षिण भारत में है, बाकी सारे के सारे दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में है। माने महाराष्ट्र भी दक्षिण भारत में आता है, तो महाराष्ट्र में है। क्या ये बात सही बोल रहा हूँ मैं कि जिंजी का किला ही तमिलनाडु में है इन 12 में, बाकी सब? आप कमेंट करना, नहीं करना तो आप अपने लिए याद करना, इतनी मेहनत कमेंट करने में मत करना। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें, रट लीजिए, इसका क्रम भी रट लीजिएगा। 17वां है, 17वां है, 17वां है। आयोजन रट लीजिए, कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में, जहाँ 1992 में क्या है, एजेंडा 21 को अपनाया गया था। UNFCCC की कॉप मतलब UNFCCC की बैठक हुई थी, है ना। तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ, 17वीं बैठक थी। अब कुल कितने सदस्य देश हो गए हैं इसके? ठीक है, ब्रिक्स के तो 10 हो गए हैं, जिसमें ब्रिक्स में 5 देश तो है ही हैं। ठीक है, अब कौन कौन नए जुड़े? तो इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान। एक साथ पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे? इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद है UAE, सऊदी अरब शामिल नहीं हुआ, तो 5 इधर 6 इधर 6 5 नहीं 5 इधर 5 इधर, टोटल 10 कंट्री हो गए। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। 16वां आपसे पूछा जाए तो कहाँ हुआ? 2024 में कजान, रूस में हुआ था। 18वां जो भविष्य में होने वाला है 2026 में, वो भारत में होगा, इसीलिए घोट के पी लीजिए। और आपने आयोग का प्रश्न देखा होगा, तो इस तरीके से एक बार सवाल दिया था कि COP 26, COP 25, COP 24, COP 23, अब पूछा था कि ये कौन सा सुमेलित है या कौन सा सुमेलित नहीं, या मैच द फॉलोइंग, इस तरीके का सवाल पूछा था। आपसे यह भी उम्मीद की जाती है आप ऐसा सवाल बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आयोग के स्तर का, इधर उधर तो पढ़ना नहीं है, अच्छी चीज़ें पढ़नी तो एकदम दबा कर रटी डालो एकदम। यहाँ तक क्या क्या पढ़ा? 17वां है, 10 देश हो गए। 17वां कहाँ हुआ? ब्राज़ील में हुआ। 18वां कहाँ होगा? भारत में होगा। 16वां हुआ कहाँ था? कजान, रूस में हुआ था। अभी कितने 10 देश हो गए? 10 हो गए। कौन कौन? आई, ट्रिपल आई लिख लीजिए, ट्रिपल आई, ई लिख लीजिए, चाहे 4 आई पढ़ लीजिए। इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान। अभी मत कहिएगा इजिप्ट ई से लिखा जाता है, UAE। कहने का संदर्भ या तात्पर्य आप समझते होंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, मेंस में तो उम्मीद है ही है इसके आने की। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो बजट 2025-26 में इसे इसका जिक्र किया गया था, 25-26 से लेकर के 31 से 32 तक टोटल 6 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। इसके लिए 2025-26 में बजट जो एलोकेट किया गया है 24,000 करोड़, घोट के पी लो। देश के कुल 100 जिलों को, देश के कुल 100 जिलों को, यह 100 जिलों में यह योजना लागू की जाएगी। उन जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा जिन जिलों में उत्पादकता, ठीक है ना, यहाँ पर कृषि उत्पादकता कम है, उन्हीं जिलों को शामिल किया जाएगा और वहाँ पर कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें है क्या? तो 11 मंत्रालय और 36 योजनाएं शामिल हैं। ऐसे ही स्टेटमेंट में आएंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लो आप। ठीक है, योजनाएं आपसे उम्मीद की जाती हैं कि आप योजनाएं पढ़ेंगे, और योजना हर एग्जाम में आती है, चाहे आर अभी दे के आए होंगे, चाहे PCS दे के आए होंगे, चाहे देंगे। तो प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य, ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ओके, रट लीजिए, मेंस में भी आएगा, PCS में, ठीक है, लिखने को। आगे देखिएगा, न्यू नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी। अच्छा, अभी एक नई स्पोर्ट पॉलिसी आई है, ये पूछा जा सकता है कि वह किसका भाग लेगी, माने किस स्पोर्ट पॉलिसी का स्थान लेगी। तो स्पोर्ट पॉलिसी इसके पहले 2001 में आई थी, उसी का स्थान लेगी। ठीक है, और इसमें मतलब ये है कि युवाओं को खेल के लिए मोटिवेट करना, ताकि उनकी हेल्थ भी, फिटनेस भी अच्छी हो, और राष्ट्र जो है स्पोर्ट के क्षेत्र में भी आगे जाए, ये उसका उद्देश्य है। बस इसके लिए इतना ही याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली महिला कौन है? स्मृति मंधाना। ठीक है, रट लो, सिट, माफ करिए क्या हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्मृति मंधाना है जो तीनों प्रारूपों में
T20 हो, टेस्ट हो और वनडे हो। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 ब्रिंडा रेनाल्ड और केनेडी ओडेडे को दिया गया है। ठीक है, ये ऑड भले लग रहे हैं आपको, लेकिन ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा इसे याद रखना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय, ये छपेगा ही छपेगा, किसी न किसी पेपर में हो सकता आ भी चुका हो। इस समय मैं इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेंस की आर मेंस का जो बैच चल रहे हैं, पीसीएस प्री और मेंस ऑब्जेक्टिव के भी चल रहे हैं, तो उनमें बहुत काम करना पड़ता है, तो मैं एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये आ चुका होगा या आएगा ही आएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र या दक्षिण एशिया में पहला, दक्षिण एशिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया? ठीक है, तो आगरा में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? आगरा में खोला जाएगा। ठीक उसी प्रकार का सवाल है जैसे मनीला फिलीपींस में क्या था? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, उसका जो क्षेत्रीय कार्यालय था दक्षिण एशिया का, वो बनारस में खोला था। तो वो हर पेपर में भर भर के पूछा। ठीक है, तो भैया ये याद कर लो। आलू वहाँ पर किस ब्रांड के नाम से पूरी दुनिया में जैसे भेजी जाती है, तो क्या है? ताज ब्रांड से। किसके ब्रांड से? ताज ब्रांड के नाम से। किसके? ताज ब्रांड के नाम से आलू का निर्यात वहाँ से किया जाता है। ठीक है, और आप मुझे बता दो लखनऊ से आम किस ब्रांड के नाम से इंटरनेशनल लेवल पर निर्यात किया जाता है? आगे देखिएगा, विंबलडन 2025 ग्रैंड स्लैम। देखो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, हम लोगों को रटना ही होगा। सबसे पहले और सबसे अंतिम में 2 देशों के नाम पे है। पहला यूएसए, ठीक है, यूएस ओपन होता है, अंतिम में ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, बीच में आप देखेंगे फ्रेंच ओपन, और थर्ड पे होता है विंबलडन। क्या होता है? विंबलडन 2025 ग्रैंड स्लैम। पहला और आखिरी दोनों हार्ड कोर्ट पे होते हैं। फ्रेंच जो होता है रेड बजरी के बादशाह कहा जाता है राफेल नडाल को, तो रेड बजरी पर होता है, और विंबलडन आप जानते हैं ग्रास पर होता है, और सबसे पुराना पूछे तो यही है। विंबलडन 2025 ग्रैंड स्लैम की बात करें तो मेल में कौन जीते हैं? तो जेनिक सिनर ने किसको सीन दिखाया हार का? कार्लोज अल्कराज को। किसको? कार्लोज अल्कराज को जो है सीन दिखाया। ये इटली के हैं, पहला इनका ग्रैंड स्लैम है, और अल्कराज स्पेन के हैं, ये तो काफ़ी समय से खेल रहे हैं। फीमेल की बात करें तो ईगा स्विटेक ने जीत की मिठाई कौन खाया? ईगा स्विटेक ने खाया, जो पोलैंड की हैं। और हारा कौन? यूएसए की अमांडा अनीसिमोवा। ठीक है, तो ये हार वाला भी याद रखेंगे। आयोग के स्तर का वनडे वाले पेपर में तो केवल आप जीत वाला ही याद कर लीजिएगा। हाँ, आगे देखिएगा, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो पेन पिंटर पुरस्कार लीला ओबेलेला को मिला है, जो स्वीडिश लेखक हैं। लीला ओबेलेला को मिला है, जो स्वीडिश हैं। यह पेन पिंटर पुरस्कार है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वह किसके किसके बीच में होता है, यह पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग में भी आता है, मिस मैच में भी आता है। रट लो आप, एक जगह यहाँ पर रटे रहेंगे पूरे, एक बार क्या है अच्छे से रट लो। जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं वही हर साल दर साल जगह बदलती है, बाकी वही रहता है। मैं जग गया हूँ फिर भी जमाई आ रही है, जबकि अभी प्रशासनिक शब्दावली भी टॉप 100 लिख लिया हूँ, इसको भी लिख करके पूरा करके फिर भी देखिए। भारत सिंगापुर के बीच होता है, कहाँ पर हुआ है? तो जोधपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ? जोधपुर में हुआ। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025। अब देखो क्रिकेट के अलावा अन्य स्पोर्ट को बहुत पिकअप किया जा रहा है। आप इसकी क्रोनोलॉजी समझ पा रहे होंगे। फिडे महिला शतरंज विश्व कप कौन जीता है? तो दिव्या देशमुख जीती हैं भैया, और ये भारत की जो चैंपियन थी पहले की कोनेरू हम्पी, उन्हीं को हराया है। कौन है? दिव्या देशमुख। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025। अब विश्व कप है तो याद भी रखेंगे। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, यह किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी है, तो यह है शिखर धवन की। ठीक है, शिखर धवन की। ये किताब थोड़ा सा देखे रहिए, क्रिकेटर की किताबें कई बार, ठीक है, प्ले इट माई ओन ऐसे कुछ करके है ना, सचिन की क्या है, ठीक है, इस तरह की किताबें आती हैं। चितेश्वर पुजारा की पत्नी है पूजा पुजारा, उन्होंने भी एक किताब लिखा है ना,
क्रिकेटर्स वाइफ ऐसा करके है, तो भी याद रखेंगे, थोड़ा आता है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, देखो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का जिक्र काफ़ी पहले किया गया था, अभी उसका उद्घाटन कर दिया गया है तेलंगाना, निजामाबाद तेलंगाना में, ठीक है, निजामाबाद तेलंगाना में, ओके, इसे याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रारंभ जो है 2025 में भी किया गया है, या 2030 तक, इसका उद्देश्य है कि 2030 तक हल्दी निर्यात को $1 बिलियन कर देना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, अब निजामाबाद तेलंगाना, ऐसे ही कल को कॉफ़ी बोर्ड पूछेगा, जैसे सवाल आया था ना, आपसे पूछा था पीसीएस की आरओ में पूछा था ना कि निम्नलिखित में कौन सा मिसमैच है, या मैच दी फॉलोइंग करके था कि कॉफ़ी बोर्ड क्या है, तंबाकू बोर्ड कहाँ पर है, अंगूर बोर्ड कहाँ पर है, ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे। अब कल को स्टैटिक में यही जुड़ जाएगा, हल्दी बोर्ड भी आपके पास वहीं जुड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसमें पूछा था, जो गलत दिया था उसमें दिया था रबर बोर्ड, जो कोट्टायम केरल में है, लेकिन वो कहीं और दिया था उसमें ऑप्शन। तो यही तो है सवाल, स्टैटिक में बन जाएगा आगे चल करके। देखिएगा बिलीवर्स डायलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर, यह किसकी किताब है? तो देखो इतना पूरा, इतनी बड़ी किताब दे जरूरी नहीं है, बल्कि इतना ही दे सकता है, इतना। बिलीवर्स डायलेमा किसकी किताब है, तब भी आप याद रखेंगे, ठीक है, अभिषेक चौधरी, ठीक है। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त किसे हाल ही में घोषित किया गया है? तो सूरीनाम के नाम, एक नाम ये है कि मलेरिया मुक्त हो गया। आगे देखिएगा, भारत का पहला, ये सवाल आते हैं, ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये भारत का है, और दूसरा यह यूपी स्पेशल में जुड़ गया, गाजियाबाद में है, तो निश्चित तौर पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यह ग्रीन डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर माने होता है कि जैसे हमारे सारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड सब कुछ की डेटा गूगल या इत्यादि अपने पास रखते हैं, माने उनकी यहाँ स्टोर होता है। अब हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी डेटा स्टोर हो, ठीक है। तो ग्रीन डेटा सेंटर बनाया गया है, कहाँ पर? गाजियाबाद में। यह भारत का पहला है, यूपी स्पेशल में भी है, तो ठीक है, आप सो न जाइएगा। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, माने इसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक। यह एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो मोदी जी को दिया गया है। किस देश का है? तो त्रिनिदाद टोबैगो द्वारा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक। इनको 24-25 अवार्ड मिल चुके हैं, तो काफ़ी हैं। उनको एक जगह जब बुक आप पढ़ेंगे, कोई आएगी एग्ज़ाम के टाइम पे, तो उसे एक बार देख लेंगे। हाँ, आगे देखिएगा, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, ठीक है, यह इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसकी थीम क्या है? तो विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, ठीक है। मैं लखनऊ में रहा, पिछले 10 साल में मैंने जो अनुभव किया, ड्रग्स वरग्स सब इतना ज़्यादा वहाँ पर तेज़ी से पैर पसार रहा है कि जो है 18 साल के कम वर्ष के बच्चे जो हैं, ठीक है, वो भी, उनको भी बहुत इजीली ड्रग्स मिल रही है और ड्रग्स ले भी रहे हैं। अब उनके साथ इतनी प्रॉब्लम आ रही है, उनके परिवार के साथ मैं देखा हूँ, ठीक है, नए एकदम यंग बच्चे जो 18 भी नहीं पूरे हुए हैं, तो बहुत ईजिली अवेलेबल हो रहा है अब शहरों में। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हेनले पासपोर्ट, ये याद रखेंगे। ये पहली बात तो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025, ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा है, ठीक है। भैया आप लोग भी चाहे कुछ भी करो, नशा मत करना। नशे में भी कोई भी नशा, ड्राई हो या कहते हैं कि लिक्विड, कोई भी सूखा नशा बोलते हैं, सबसे डेंजर। अरे भैया कोई भी नशा खराब ही होता, उसे जस्टिफाई मत करो ये अच्छा है या ये बुरा है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2025 के द्वारा, ये देखो हर 2 तिमाही में शायद आती है, तो अभी के लिए याद रखिए, जब आएगा तो बदल लेंगे। प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, भारत 77वें स्थान पर है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न में, मतलब जिनकी कैपिटल वर्थ जो होती है वो $1 बिलियन की होती है, तो उसको कहते हैं, वो भी जो नए एंटरप्रेन्योर हों उसको। तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत 3रे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न
यूएसए में है, फिर चाइना में है। भारत में अब क्या है 64 हैं, जो पहले आई थिंक 67 थे, अभी घट गए हैं, तो अभी 64 हैं, लेकिन अभी भारत तीसरे स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला देख लेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक 2025। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 कौन जारी करता है? आईआईपी। इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। रैंक, इसके बारे में एक बार और पढ़ा चुका हूँ किसी मंथ में। रैंक की बात करें तो आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, आई न्यूजीलैंड। मैंने कहा था तब भी कि आइसलैंड में क्या है, इतनी बर्फ़ पड़ती है कि वो क्या है, शांत रहते हैं। वो क्या रहते हैं? एकदम शांत रहते हैं, ठीक है। जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है। कहते हैं ना बहुत गर्म हो रहे हो, तो जो बहुत शांत है आइसलैंड है, फिर आयरलैंड है, फिर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी शांत ठंड वाले क्षेत्र में है, ठीक है, मकर के नीचे। तो इस तरीके से आप देखेंगे न्यूजीलैंड, और 115वें स्थान पर भारत का रैंक है। भारत का ऐसे में आप थोड़ा स्कोर पर भी ध्यान रख लेंगे, थोड़ा मोटे मोटे में 222 है, दशमलव लग जाएगा, ठीक है। स्कोर हम लोगों को आयोग के स्तर के सवाल में आते हैं, जैसे HDI का स्कोर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्कोर अनगिनत बार पूछा है, ठीक है। तो ऐसे बड़े इस रिपोर्ट को पढ़ना है। और 2024 में भारत का रैंक 116 थी, जो अभी 115 हो गई है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट में आ सकता है। वर्ष 2024-25 में रेमिटेंस की रिपोर्ट जो आई, माने वर्ष 2024 में रेमिटेंस की रिपोर्ट आई है। रेमिटेंस माने जो भारतीय बाहर रहते हैं और वो अपने वतन को पैसे भेजते हैं अपने परिवारजन को, उसे रेमिटेंस कहते हैं। 2024 में रेमिटेंस जो रिपोर्ट जारी की गई है वो पूछा जाएगा किसके द्वारा यह स्टेटमेंट दे सकता है, तो RBI द्वारा जारी की जाती है। और RBI ने बताया कि 2024 से 25 में कुल 135.46 बिलियन डॉलर, 135 से 135.46 बिलियन डॉलर रेमिटेंस भारत के नागरिकों के द्वारा यहाँ अपने वतन भेजा गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% बढ़ के आया है। हालांकि खाड़ी देशों में तेल की कीमत गिरने की वजह से वहाँ से आने वाला रेमिटेंस कम हो गया है। आगे देखेंगे रेमिटेंस के दृष्टिकोण से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किसको आता है, किसके नागरिक भेजते हैं? भारत, सोचो। और सेकेंड स्थान पर मैक्सिको है और थर्ड स्थान पर क्या है? चीन है, ठीक है। और रेमिटेंस से हमारे व्यापार घाटे का कुल कितना % भरपाई हो जाता है? तो 47%। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। ये मेंस में जब आप लोग लिखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर थर्ड में भी आप लिखेंगे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्टेटमेंट में भी आपसे पूछा जा सकता है प्री में। देखो पीसीएस अगर ये आप सच में ये आप मेरे साथ जो है करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको मैं उसी दृष्टिकोण से पढ़ाता हूँ, चाहे RO मेंस देंगे या किसी का भी जो आप प्री देने के बाद मेंस देंगे तो आपको एक दृष्टि मिलती रहेगी। भारत की तटरेखा और अपतटीय द्वीपों में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। क्या परिवर्तन आया है? ठीक है, अब उसकी नई माप हुई है। भारत की तटरेखा भी बदल गई है और अपतटीय द्वीपों की संख्या भी बदल गई है। वर्तमान में तटरेखा जो आपने देखा होगा 7516.16 थी ना, 7516.16 थी, ठीक है, 7516 वर्ग किलोमीटर मतलब किलोमीटर थी लंबी। अब वो चेंज हो गई है, अभी वो कितनी हो गई? वर्तमान में तटरेखा हो गई 11,098 किलोमीटर लंबी हमारी तटरेखा अब हो गई है। पूर्व में जो 7516 किलोमीटर थी उसमें कितने की वृद्धि हो गई है? तो अगर ये डेटा पूछे कितनी वृद्धि है तब भी कर लेंगे। अगर 7516 याद रखेंगे कितना हो जाएगी? 35,082 किलोमीटर, 35,082 किलोमीटर। ये रट लो आप, ये घोंट के पी लो। 11,098 किलोमीटर लंबी हो गई। अब अपतटीय द्वीपों की संख्या कितनी हो गई? तो 1298 हो गई है। अब अपतटीय द्वीपों की संख्या कितनी होगी? 1298। तथा अंतर्देशीय द्वीपों की संख्या कितनी हो गई? 91। इस तरीके से कोड भारत में टोटल द्वीपों की संख्या कितनी हो गई? इतना रट लो, बाकी अपतटीय अंतर्देशीय मत याद करो। कुल तटरेखा 11,098 हो गई और कुल द्वीप कितने हैं? 1389। इसमें नदी द्वीप शामिल नहीं है, जैसे माजुली द्वीप शामिल नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रबंधन
प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2025 प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2025 यह कौन जारी किया है? प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन है? तो केरल, कर्नाटक, पंजाब है। बस इतना याद रखेंगे। किसका है प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2025 रिपोर्ट किसकी है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। शीर्ष में कौन है? केरल, केकेटी है। केरल, कर्नाटक, पंजाब, केकेपी है, केकेपी, ठीक है। प्रबंधन कर रहे हैं केकेपी प्रबंधन, वो भी किसका? पर्यावरण वन जलवायु। आगे देखिएगा एट सी ऑब्जर्वर मिशन। एट सी ऑब्जर्वर जो मिशन है वह क्वाड देशों के द्वारा प्रारंभ किया गया प्रथम समुद्री मिशन है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वाड से रिलेटेड, ठीक है, क्वाड से रिलेटेड हमेशा सवाल जो है प्री मीन्स दोनों में आपसे अपेक्षित है, ठीक है, और आता भी रहता है, इसलिए रट लीजिएगा। क्वाड देशों का, क्वाड देशों में आप जानते हैं जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, यूएसए है। क्वाड द्वारा प्रारंभ प्रथम समुद्री मिशन है वो क्या नाम है? एट सी ऑब्जर्वर मिशन। ओके, आगे देखिएगा, रट लीजिएगा। सक्षम 3000 क्या है? इतना पूछे तो सक्षम 3000 क्या है? तो सी डॉट, ठीक है, सी डॉट द्वारा विकसित स्वदेशी उच्च क्षमता वाला स्विच राउटर है जो 6G, जो 5G 6G जो जनरेशन संचार तकनीकी होगी उसमें इस राउटर का यूज किया जाएगा। तो ये सक्षम 300 पूछे। ऐसे टेक्निकल जो अपने सिलेबस में है, आप जानते होंगे कि क्या है, विज्ञान है ना, साइंस और टेक अपने सिलेबस में प्री मेंस दोनों में है, तो इसीलिए हमें याद होना चाहिए कि सक्षम क्या है। एक राउटर है जो 6G की तकनीकी में प्रयोग किया जाएगा। अगला देखिएगा संस्थाएं हैं, तो संस्थाएं तो आती हैं। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 की मेजबानी किसने किया है? तो भारत ने किया है, इंपॉर्टेंट है, और यह वर्चुअल हुआ है। क्या है? वर्चुअल है। जगदीप धनखड़ जो हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिए, पेपर में आ सकता है कि यह इस्तीफा किसके अंतर्गत दिया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 67A के तहत दिया जा सकता है। यह तीसरे नंबर के व्यक्ति रहे जो उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया। इसके पहले कौन कौन थे? बीबी गिरी साहब थे 1969 में। यह उप राष्ट्रपति का पद जो है इस्तीफा दे करके इन्होंने राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा था। आर वेंकट रमन 1987 में, ठीक है। इसी तरीके की स्टैटिक पूछे जाते हैं जो करंट में चर्चा में रहते हैं, इसी से रिलेटेड स्टैटिक पूछा जाता है। इसी तरीके से आपको स्टैटिक पढ़ना होता है। आगे देखिएगा यूनेस्को की स्थापना जो 16 अक्टूबर 1945 को हुई है, ठीक है। इसके द्वारा इसमें अभी 2 साल पहले के पहले अमेरिका इससे बाहर हो गया था, फिर 2 साल पहले अमेरिका इसमें शामिल हुआ, और अभी फिर से अमेरिका इससे बाहर होने की बात कह दिया है, घोषणा कर दिया है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आता ही आता रहता है। आपने देखा होगा जब WHO से बाहर होने की बात कहा था तब पेपर में आया था। भारत युवा पेशेवर योजना या ब्रिटेन और भारत के बीच की है कि 18 से 30 वर्ष के जो युवा होंगे उनको 2 वर्ष तक के लिए यूके में रहने और काम करने संबंधित जो है योजना है, आपसी, ठीक है, समझौता है एक तरीके का, ठीक है। यह ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया है। पूछ ले किस देश के बीच में है भारत युवा पेशेवर योजना, तो ब्रिटेन की है, ये याद रखेंगे बस। 60वां स्वतंत्रता दिवस जो 26 जुलाई को मनाया गया, किसका? हमारा तो था नहीं, यहाँ पर लिखते वक्त थोड़ा सा ये पहले लिखना चाहिए था, तो बता दे रहा हूँ। मालदीव ने अपने 60वें स्वतंत्रता दिवस जो 26 जुलाई को मनाता है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल, मतलब इनवाइट किया था। पहले आपने देखा था ना, ठीक है, पहले तो आनाकानी कर रहा था ना। मालदीव का PM जो है मोइज्जू है ना, मोइज्जू, ठीक है, लेकिन मोदी जी ने क्या है, बीच पे जैसे ही कुर्सी लगा के बैठे, मुख्य अतिथि बना लिया गया। आगे देखेंगे हम लोग
प्रोफेसर CR राव राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसको दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर CR राव राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसको दिया गया है, तो डॉक्टर प्रजामित्र भूयान को प्रजामित्र, बस याद रखिएगा, मित्र को दिया गया है, प्रजामित्र। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को, 29 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को, 29 जून को। GST दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 3 जुलाई को। डेट और थीम RO में अनिवार्य रूप से आता है। आप जानते हैं RO में अनिवार्य है, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है, वहाँ पर अनिवार्य है। और PCS में भी आता रहता है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखेंगे, आपको मिल ही जाएगा एक आध सवाल। RO में तो 2 सवाल आ जाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 5 जुलाई को। इसी के दिन 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जब मनाया जा रहा था, उसी के समय देश का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन किया गया। कहाँ पर, त्रिभुवन, किस नाम से, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, आनंद, गुजरात में। कहाँ पे, आनंद, गुजरात में। और त्रिभुवन जी को सहकारिता का जनक कहा जाता है। यही स्टैटिक फैक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे, विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 जुलाई को। विश्व ग्रामीण विकास दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसे घोंट के पी लेना, क्योंकि यह पहली बार मनाया जा रहा है। इसका प्रस्ताव बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था UN में, और इसे विश्व ग्रामीण विकास दिवस के रूप में अब 6 जुलाई को मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। रट लीजिएगा, 6 जुलाई, सहकारिता और ग्रामीण विकास। विश्व अश्व दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व अश्व दिवस 11 जुलाई को, ठीक है, जब जनगणना होती है तब। यह UN असेंबली के द्वारा इसे स्वीकार किया गया। अब ये मनाया जाएगा प्रत्येक 11 जुलाई को। यह प्रस्ताव मंगोलिया के द्वारा रखा गया था, वो याद नहीं रहेगा, चलेगा, हद है यार। विश्व अश्व दिवस कब मनाया जाएगा, 11 जुलाई को UN असेंबली के द्वारा इसे, ठीक है, डिसाइड किया गया है। ऐसे रट लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को, जब अपोलो, ठीक है, अपोलो 11 1969 में, अपोलो 11 1969 में जब चांद पर उतरा था, ठीक है, और उससे मानव उतरे थे ना, नील आर्मस्ट्रांग थे, 2 लोग ना, तो वही मनाया जाता है, 20 जुलाई का दिन था। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, घोट के पी लो, ठीक है, इसे रटना ही रटना होगा। इसका टीका बारूक क्या नाम है इनका, बारूक ब्लूमवर्ग ने हेपेटाइटिस का टीका खोजा था। उन्हीं के जन्म दिवस पर 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। टाइगर क्लॉ किन 2 देशों के बीच में विशेष अभ्यास है, मतलब विशेष बल का अभ्यास है संयुक्त रूप से, तो वो भारत और अमेरिका के मध्य वायुसेना का है। किसका है, भारत और अमेरिका के मध्य वायुसेना का जो है संयुक्त अभ्यास है, उसका नाम क्या है, टाइगर क्लॉ, जो उत्तर भारत में हुआ है। बस इतना याद रखेंगे, टाइगर क्लॉ क्या है, वायुसेना का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और अमेरिका के मध्य। आगे देखिएगा, जा माता समुद्री अभियान। तो जा माता समुद्री अभियान जो तटरक्षक बलों का एक समुद्री अभियान हुआ है, वह किन देशों के बीच में है, तो ऑप्शन कर लेंगे, भारत और जापान के मध्य में। कहाँ पर हुआ, कोस्ट जुगाड़ों का एक संयुक्त अभ्यास हुआ भारत और जापान के बीच में, वो चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। प्रचंड शक्ति, ये प्रचंड शक्ति क्या है, तो भारतीय सेना के द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ में, प्रचंड शक्ति भारतीय सेना के द्वारा मेरठ में, ठीक है, सैन्य अभ्यास किया गया, इसलिए इसे याद रखेंगे यूपी स्पेशल। गोरखपुर को, ठीक है, नहीं, इसको यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हम लोग रटेंगे, पहले यहाँ पर पढ़ते हैं इस साइड से। आगे देखिएगा,
टेलिस्मैन सेबर 2025 अभ्यास पेपर में आते हैं, हम लोगों के सिलेबस में है। टेलिस्मैन सेबर अभ्यास 2025 यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। इसका आयोजन बहुत ही टिपिकल जो है सैन्य अभ्यास है। एक तो बहुराष्ट्रीय है, माने बहुत देश भाग लेते हैं। कहाँ पर हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। भारत इसमें पहली बार भाग लिया है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि यह कहाँ पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। भारत पहली बार इसमें भाग लिया। क्या नाम है? टेलिस्मैन सेबर 2025। ये क्या है? द्विपक्षीय है या कि बहुपक्षीय है? तो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, इतनी बात याद रखेंगे। अदम्य क्या है? अदम्य यह पहला फास्ट पेट्रोल वेसल है। फास्ट पेट्रोल वेसल है अदम्य, ठीक है। जैसे आपसे पूछा था एक बार बम के बारे में पूछा था ना, गौरव, ठीक है, हद है। उसके अलावा आपसे एक बार और पूछा था ना पेपर में, एक तो गौरव बम के बारे में पूछा, ऐसे पूछा था गौरव क्या है, उसमें 2 स्टेटमेंट दिया था, उसका वजन तक पूछा था आपसे। एक बार पूछा था आपसे अर्जुन क्या है, जो उसमें लिखा था टैंक के बारे में, है ना। तो इसी तरीके से सवाल आते हैं, देखेंगे आयोग के जो पूछे गए हैं उनसे आपको लिंक कर दे रहा हूँ। तो अदम में पूछ लेगा क्या है, तो पहला फास्ट पेट्रोल वेसल है। अस्त्र क्या है? तो यह एयर टू एयर मिसाइल है। क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। शस्त्र हाथ में पकड़ करके चलाया जाता है, जैसे तलवार है, लाठी है। जबकि अस्त्र क्या है? अस्त्र फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अस्त्र, अगर आप हिंदी भी समझते हैं तो आप कर लेंगे, एयर टू एयर मिसाइल होगी। और इसकी मारक क्षमता 100+ है। इसकी मारक क्षमता 100+ है। देश का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय, ये बता चुका, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय आनंद गुजरात में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं विश्व का कोई विश्वविद्यालय इस तरीके का अलग बनता है तो पेपर में पूछा जाता रहता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार, इसे घोंट के पी लीजिए, ये आता ही आता है पेपर में, ठीक है। और आई थिंक 2 साल पहले की बात है जब स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार से पीसीएस में 6 सवाल आए थे। 6 सवाल आए और ठीक उसके बाद आरओ का हुआ। तो आरओ में भी ऐसा नहीं हुआ कुछ से नहीं क्वेश्चन आया। 4 सवाल उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण से केवल लाइन टू लाइन पूछ लिया, ठीक है। ऐसे एक बार बजट से भी क्या 6 सवाल 7 सवाल पूछ लिए थे पीसीएस में। इस तरीके की ये रटना है हम लोगों को, इससे पता चलता है कि हमें क्या पिकअप करना है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार भी पढ़ा चुका हूँ आपको अक्टूबर या किसी मंथ में। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25, इसमें सुपर स्वच्छ लीग शहर 2024-25 की जो श्रेणी है उसमें 10 लाख से अधिक जो शहर हैं सुपर स्वच्छ लीग शहर में, उसमें इंदौर पहले स्थान पर है, दूसरे पर सूरत, तीसरे पर नवी मुंबई है, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। सुपर स्वच्छ लीग शहर में आगे देखेंगे 3 से 10 लाख वाले में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 से 10 लाख वाले में पहले नंबर पर है वह है यूपी। क्या है? यूपी का नोएडा। बस और मत याद रखो, अपनी अपनी जगह के हैं तो उनका याद रखेंगे। और इसी में 10वें स्थान पर क्या है? मुरादाबाद, यूपी का है। 3 से 10 लाख में पहले स्थान पर है नोएडा, ठीक है। आगे देखिएगा एक अलग कैटेगरी है राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता जो शहर की श्रेणी है उसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसमें पहला स्थान राष्ट्रपति चुनाव वाला में कौन है, ठीक है, पुरस्कार में? अहमदाबाद, फिर भोपाल और तीसरे नंबर पर क्या है? लखनऊ। इसे रट लो। अब यूपी से रिलेटेड कितने अच्छे सवाल हैं, जितने अच्छे सवाल हैं मैंने उसको यहाँ पर फिल्टर कर दिया है, देख लीजिए। एक लखनऊ के बारे में क्या है कि यह 7 स्टार कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में शामिल किया गया। एक गोरखपुर, यह 5 स्टार कचरा मुक्त शहर में शामिल किया गया। एक आगरा और गोरखपुर दोनों मिला करके देखें तो इमर्जिंग क्लीन सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश के रूप में लिस्ट किए गए। और गोरखपुर की बात करें तो यह सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में भी इसमें अवार्ड मिला इसको। प्रयागराज को किस क्षेत्र में अवार्ड मिला? तो सर्वाधिक स्वच्छ गंगा शहर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक स्वच्छ गंगा शहर के रूप में। आपसे एक प्रश्न पूछा हूं मैं कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हमने पूरा यूपी का भी क्या कर दिया, एक जगह फिल्टर कर दिया, लखनऊ के बारे में, गोरखपुर के बारे में और आगरा, लखनऊ के बारे में, गोरखपुर, फिर प्रयागराज। इसे
इसी तरीके का ये नोट्स आप ले करके टेलीग्राम पर है, फ्री ऑफ कार्ड भेजा जाता है, आप ले करके रट डालिए, वहीं रिवाइज कर डालिए, ठीक है। और टेलीग्राम पे इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, जो आप जुड़ेंगे तो उसका आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। मेंस के लिए तो बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव चल रहे हैं, आप ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखेंगे, एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी। देखो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, नहीं तो इतना क्यों याद करते हैं, ऐसा सवाल आया है और आता है इसलिए याद रखेंगे। एशिया की सबसे बुजुर्ग जो हथिनी है उसका नाम क्या था, जो अभी डेथ कर गई, तो कहेंगे वत्सला। वत्सला उर्फ दादी कहती थी, इनका निधन हो गया है और यह पन्ना टाइगर रिजर्व में, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व में थी। हालांकि यह पहले कहाँ थी, केरल से इसे कहाँ लाया गया था, पन्ना टाइगर रिजर्व में, और उनकी अब डेथ हो गई वत्सला। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तलाश पहल क्या है, तलाश इनिशिएटिव क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है आदिवासी छात्रों को शिक्षा एवं व्यक्तिगत विकास में सुधार करना, जिसमें आप देखेंगे तो एकलव्य मॉडल स्कूल जो है जनजातियों की शिक्षा के लिए, ठीक है, आवासीय शिक्षा के लिए, उसमें जो छात्र हैं उन्हीं को क्या करना है, उन्हीं को टारगेट करके उन छात्रों को शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में सुधार लाना, ठीक है। यही पहल क्या है, तलाश पहल पूछेगा किसका है, किस मिनिस्ट्री का है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय का है। क्या है, इस बारे में भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना पूछ ले, किससे संबंध, कहाँ, किस राज्य से, केवल इतना याद रखेंगे किस राज्य से है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना तो राजस्थान सरकार के द्वारा है। आप अच्छे से जानते होंगे, अगर आयोग के स्तर का सवाल पढ़ते होंगे, दे रहे होंगे, तो आप जानते होंगे पंडित दीनदयाल, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यादि के नाम से स्टार्ट होने वाली जो योजनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, ठीक है, ऐसा आपने टेंडेंसी देखी होगी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना जो है वो राजस्थान की है, इतना आप याद कर लीजिएगा। राजस्थान वाले इसे अच्छे से इसकी डिटेल रट लेंगे कि जो गरीबी बीपीएल पावर वाले, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो महिला स्वयं सेवक हैं, नहीं वो हैं, ठीक है, आशा नहीं क्या बोलते हैं उनको यार, देखो एसएसजी वाली सेल्फ हेल्प ग्रुप की हैं, उनको 15-15 हज़ार असिस्टेंट दिया जाएगा। जो गरीबी से बाहर निकल आएंगे उनको 21,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। इस तरीके से क्या है वो डिटेल कर लेंगे। हमको आपको याद रखना है राजस्थान सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया प्रथम जनजाति जीनोम अनुक्रमण माने जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना, ठीक है, किस सरकार के द्वारा चालू की गई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसमें क्या किया जाएगा, तो जो इनके जीन, मतलब जो जनजातियां हैं इनके संबंधित जेनेटिक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी और इनमें होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों को एड्रेस किया जाएगा और उनसे संबंधित निजात के लिए टीका या मेडिकल या ड्रग्स, इस तरीके की चीज़ों का इन्वेंशन को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रथम है जनजाति जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना है, किस सरकार की है, तो गुजरात की है। गजमित्र योजना किसकी है, तो गजमित्र जो योजना है वो असम की है। गजमित्र योजना ये है कि ताकि सड़कों पर या किसी भी तरीके से यातायात और हाथी का कॉन्फ्लिक्ट ना हो और हाथियों की इंजरी ना हो या उनकी डेथ ना हो, ठीक है, या मनुष्यों का भी जान माल की क्षति ना हो। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिकेट के अलावा दाएं बाएं बहुत पूछ रहे हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस 2025 की मेजबानी कौन करने वाला है भैया, मेजबानी कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है नई दिल्ली में। शुभंकर क्या है इसका, विराज, जो एक क्या है, विराज एक हाथी है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025। शहरी एवं स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा है। अब देखो अभी तक ऐसे होते थे, अब क्या है, लोकल अर्बन बॉडी के जो चेयरपर्सन है उनका भी एक सम्मेलन बुलाया गया राष्ट्रीय स्तर पर। वो कहाँ पर, तो मानेसर हरियाणा में, और इसका उद्घाटन किसने किया, ओम बिड़ला। ये आएगा नहीं पेपर में, इसको लिख करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है और यह अर्बन लोकल बॉडी से संबंधित है और इसके इनॉग्रेशन किसने किया है, ओम बिड़ला। इससे ये पता चलता है कि यह मिनिस्ट्री की बात है, यह राष्ट्र की सरकार की बात है, इसलिए हमें याद रखना होगा, ठीक है। कोई नॉर्मल होता तो मैं ना लिखना।
इसमें मॉडल स्टेट के रूप में कौन उभरा है, सामने आया है। इस बैठक से क्या कंक्लूजन निकला है कि मॉडल स्टेट कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, माने उसको एज ए मॉडल के रूप में यूज करके जो है लोकल अर्बन बॉडी के तहत में सुधार किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, ये कहने का मतलब है। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता, देखो पहली, वो भी आसियान, ठीक है, आसियान भारत क्रूज वार्ता है। तो आपको दो ही चीज़ें याद रखनी होगी, पहली आसियान भारत है, अगर भारत में हुई तो रट लो, भारत में चेन्नई में हुई है, और किस क्रूज पर हुई तो MV इम्प्रेस कार्डिनेलिया, ऐसे करके उस क्रूज का एक और नाम भी है, तो MV इम्प्रेस जहाज जो है, ठीक है, उस पर हुई है। आगे देखेंगे नव्या क्या है, ठीक है, नव्या क्या है, देखो आपको याद होगा, ऐसे ही पूछा था ना, ठीक है, ऐसे ही पूछा था ना एक सवाल, संकल्प योजना क्या है, ठीक है, स्ट्राइव योजना क्या है, स्ट्राइड योजना क्या है, इस तरीके के सवाल आते हैं, आयोग ने, PCS ने पूछा है, तो ये याद रखेंगे। नव्या पहल क्या है, तो ये देखेंगे, नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स, माने गर्ल्स का क्या करना है, उनके एस्पिरेशनल को नर्चर करना है वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से। तो आप समझ गए होंगे यह किसका होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ये पहल है, जो कौशल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर के किया जा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नव्या पहल, ठीक है, नव्या पहल कहाँ शुरू किया गया, सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है महिला बाल विकास मंत्रालय का है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें किशोरियों को टारगेट किया गया है। सोने पर सुहागा वाली बात है कि एक तो यूपी में हुआ और दूसरा किशोरियों के लिए हुआ। 16 से 18 वर्ष की जो किशोरियाँ हैं उनको शिक्षा देना, व्यापारिक शिक्षा देना, उनको ट्रेनिंग देना इस दृष्टिकोण से कि ताकि वो पारंपरिक क्षेत्र में न जाएं, बल्कि वो गैर पारंपरिक और उभरते क्षेत्रों में रोजगार के लिए सक्षम बन सकें। ठीक है, ये नहीं कि सिलाई कढ़ाई बस इसी में रह जाएं, बल्कि वो AI के क्षेत्र में जाएं। ठीक है, इस तरीके से जो है वो गैर पारंपरिक या उभरते क्षेत्रों में जा सकें। इसके लिए है कौन सा, नव्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे आप रट लेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का किससे संबंधित है समझ गए आप। कहाँ से स्टार्ट किया गया, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में पायलट के तौर पर, मैंने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे 19 राज्यों में लागू किया गया है। अगला देखिएगा, ललित कुमार उपाध्याय जो वाराणसी के हैं, इन्होंने हाल ही में हॉकी से संन्यास ले लिया। और ये छोटी पर्सनालिटी नहीं, इसीलिए याद रखना होगा, ठीक है, कि ललित कुमार उपाध्याय 2020 और 24 के ओलंपिक में, ठीक है, भारतीय हॉकी टीम में एक सदस्य रहे हैं, अर्थात कांस्य पदक विजेता रहे हैं, इसीलिए हमको याद रखना होगा। अस्मिता लीग क्या है, तो याद रखेंगे, यह नॉर्मल होता तो ना लिखता। अस्मिता लीग 2025 का उद्घाटन कौन किया है, मनसुख मांडविया। अब देखो मनसुख मांडविया जो खेल मंत्री हैं, अब ये पेपर में नहीं आएगा, इनके इनॉग्रेशन करने से, उद्घाटन करने से इस अस्मिता लीग की वैल्यू समझ में आती है कि हमें याद करना है कि नहीं करना है। ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ। आयोजन की बात करें तो मोदी नगर उत्तर प्रदेश में है। आपसे मैं प्रश्न पूछता है कि मोदी नगर किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, किससे संबंधित है, तो महिला भारोत्तोलन, अर्थात अस्मिता योजना में कौन आता है, तो भारोत्तोलक जो महिलाएं होती हैं वो शामिल होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा रे भाई, भारत करेगा। अगला देखिएगा, ISSF शूटिंग विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना। ISSF के बारे में एग्जाम में कई बार आया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते होंगे, देखे होंगे। ISSF, ठीक है, शूटिंग विश्व कप 2025 का आयोजन जर्मनी में हुआ और इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा। और भारत के कुल पदक कितने रहे, तो तीसरे स्थान पर रहा। भारत के कुल पदक 4 रहे, जिसमें 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज रहे। 2 गोल्ड जो आए हैं वो ध्यान रख लीजिएगा, सुरुचि सिंह और अर्जुन बबूता और आर्य बोरेश, ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, इसे घूंट के पीना ही होगा। सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 जारीकर्ता कौन है? UNSDSN, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा 165 देशों के संदर्भ में SDG रिपोर्ट जारी की गई है और इसका संस्करण भी आप रट लेना, 10वां इसका संस्करण है। रैंक की बात करें तो भारत में रैंक देखें तो अभी 2025 में 99 है। पहली बार है भारत अंडर 100 आ गया, अंडर 100 आ गया है। तो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। 99 SDG में रैंक भारत की 99 है। इसका स्कोर घोट के पी लेना, 67 है। 2024 में भारत 109वें स्थान पर था और 2023 में भारत 112वें स्थान पर था। अभी भारत 199वें स्थान पर है, भारत 99वें स्थान पर है, ठीक है। और रैंक की बात करें एक और भारत के परिप्रेक्ष्य के अलावा तो पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे पर है स्वीडन, तीसरे पर है डेनमार्क, ठीक है। देखो यही सब, जैसे आप लिख लो फिसड्डी, ठीक है। इनको छोड़ करके बाकी सभी अभी क्या है, फिसड्डी हैं, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को तो प्राप्त करना बहुत ही अनिवार्य है ना। 2030 तक 17 गोल हैं, इसमें 17 प्राप्त करने, इनको छोड़ करके सब फिसड्डी हैं। तो फी से फिनलैंड हो जाएगा, एस से स्वीडन हो जाएगा, डी से डेनमार्क हो जाएगा, इनको छोड़ के सब फिसड्डी हैं, ठीक है। 17 गोल। मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एग्ज़ाम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अभी भी आ रहा है और आएगा ही आएगा, इसलिए 17 गोल एग्जैक्ट आप रट लो। पहले गोल में क्या है, दूसरे गोल में क्या है, तीसरे गोल में क्या है, घोट के पी लो, ठीक है। तो मैं दोस्तों थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि RO के मेंस बैच और प्री बैच दोनों चल रहे हैं और PCS प्री बैच ऑब्जेक्टिव के भी चल रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पर आप जुड़ते हैं तो सारी PDF जो है भेज दी जा रही है फ्री ऑफ कास्ट। आप जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। वहाँ पर बहुत ही एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट जो है बना दिया गया है। बहुत अच्छे वहाँ पर इनिशिएटिव चल रहे हैं, वो भी आप सभी लोगों के द्वारा जो बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बेहतर है ये कंटेंट, तो चाहे तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।